हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद चौधरी आपके साथ जुड़ा हूं। अपन बात करें जनरल साइंस का टॉपिक सेल कोशिका के बारे में बात कर रहे थे। कोशिका से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं और जो कोशिका भाग है या फिर कोशिका पार्ट है उसके द्वारा आया इस टॉपिक से कक्षा 11, 12, जेड, आईसीआर इनके अंदर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक है एक जनरल साइंस के पर्पज से नहीं बल्कि 11, 12 और जेड आईसीआर के पर्पज से भी इसको हम तैयार करवा रहे हैं। क्लियर है? तो बात करते हैं अपने बात की कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकेरियोटिक कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया। जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर क्या होता है। अब बात करते हैं आज की क्लास के अंदर अपन कि जो कोशिका संरचना होती है उस कोशिका संरचना के अंदर जो प्रत्येक भाग होता है, जैसे कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका अंगक है, उनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपन कोशिका की संरचना। कोशिका संरचना से कोशिका भित्ति को हटाते हैं तो कोशिका भित्ति किस प्रकार से दिखाई देती है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार से पाई जाती है। तो आज का अपना टॉपिक है सेल के बारे में सविस्तार से वर्णन, यानी कि कोशिका कि कितने भाग होते हैं, कितने भागों से मिलकर बनी होती है, कोशिका अंगक क्या होते हैं और कौन कौन से कोशिका अंगों के द्वारा किसी कार्य को संपूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कोशिका के बारे में। सेल है, अपने बात की सेल के अंदर जो सबसे बाहरी स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है। बात करते हैं पादप कोशिका के अंदर जो सबसे बाहरी स्तर होता है उस बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका के जो बाहरी स्तर होता है कोशिका भित्ति, अगर इस कोशिका भित्ति को मैं हटा दूं, अगर इस कोशिका भित्ति को मैं हटा दूं तो जो शेष संरचना बचती है उस शेष संरचना को किस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जैसे इस कोशिका भित्ति को हटाते हैं, रिमूव सेल वॉल, कोशिका भित्ति को हटा दिया। जब कोशिका भित्ति को हटाएंगे तभी इस कोशिका की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ही कोशिका भित्ति को हटाते हैं जो शेष संरचना बचती है, ये संरचना है, इस संरचना को प्रोटोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। या फिर जीव द्रव्यक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अर्थात ऐसी कोशिका जिसकी कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए, जो शेष संरचना बचती है उस शेष संरचना को प्रोटोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे इस प्रोटोप्लास्ट संरचना है, कोशिका झिल्ली युक्त संरचना है, इस झिल्ली संरचना से कोशिका झिल्ली को हटाएंगे तब कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रोटोप्लास्ट को मैं हटा रहा हूं, प्रोटोप्लास्ट संरचना से रिमूव कर रहा हूं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, किसको हटा रहा हूं, कोशिका झिल्ली को। जैसे कोशिका झिल्ली को हटाते हैं जो शेष संरचना बचती है, ये अंदर वाली संरचना है, इस अंदर वाली संरचना को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी कि जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य सेल वॉल रहित, जीव द्रव्य सेल मेम्ब्रेन रहित प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है। इस जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या संरचना पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के अंदर संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। मुख्य भाग के अंदर जो संरचना होती है केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। क्लियर? इस केंद्रक को कोशिका का मुख्य अंग कहा जाता है और ये जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका भित्ति को हटाया, कोशिका झिल्ली को हटाया, जीव द्रव्य के अंदर क्या है? केंद्रक है। केंद्र के अलावा जो अन्य संरचना पाई जाती है जिनको कोशिका अंगक कहा जाता है, सेल ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है या फिर कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहा जाता है। किसको? केंद्र के अलावा पाई जाने वाली संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है, जो कहां पाई जाती है? इस प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। क्लियर है? केंद्रक संरचना है
केंद्रक संरचना की बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कोशिका अंगक, यानी कि कोशिका के अंगक अर्थात केंद्र के अलावा पाए जाने वाले जो संरचना होती है, अन्य संरचना, उन अन्य संरचना को कोशिका अंगक के नाम से जाना जाता है। ये कोशिकांग मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और अंत में झिल्ली रहित कोशिकांग। कोशिकांग 3 प्रकार की, दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग, एकल झिल्लियुक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। बात करते हैं दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग, यानी कि ऐसे कोशिका अंगक जिन पर 2 आवरण पाए जाते हैं या फिर जिनकी संरचना 2 झिल्लियों से बनी होती है, दोहरी झिल्लियुक्त कोशिका अंगक कहलाते हैं। जिनकी संरचना एक झिल्ली द्वारा बनी होती है, एकल झिल्लियुक्त कोशिकांग कहलाते हैं। और जिनकी संरचना पर कोई विशेष प्रकार की या फिर झिल्ली नहीं पाई जाती, उनको झिल्ली रहित कोशिका अंगक कहा जाता है। दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग के उदाहरण है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आता है हरित लवक। क्लियर? दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग के 2 उदाहरण माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक। इसके साथ साथ ही जो मुख्य अंग होता है केंद्रक, इस केंद्रक को भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन एक्चुअली कोशिका अंगक नहीं होता, ये मुख्य अंग होता है। केंद्र के अलावा पाए जाने वाले संरचनाओं को ही कोशिका अंगक कहा जाता है। लेकिन केंद्रक पर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाओं के रूप में पढ़ा जाता है। बात करते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंदर बात करेंगे ईआर की या फिर अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका के साथ में बात की जाती है गोल्जी काय की। इसकी बात की जाती है गोल्जी काय। क्लियर? गोल्जी काय के साथ साथ ही कुछ कोशिकांग होते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, जैसे डिप्टियोसोम है, क्लियर? यहां तक लाइसोसोम है, और अंत में बात करते हैं झिल्ली रहित कोशिका अंगक, यानी कि जिनकी संरचना पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, उन्हें झिल्ली रहित कोशिकांग कहा जाता है। जैसे राइबोसोम के साथ आता है तारककाय, और तारककाय के साथ में आता है परऑक्सीसोम को भी पढ़ा जाता है। परऑक्सीसोम के साथ साथ केंद्रिका को भी पढ़ा जाता है। तो ये संरचना है कोशिकांग की। बात करती है कोशिकांग, यानी कि 3 प्रकार के, दोहरी झिल्लियुक्त, एकल झिल्लियुक्त और झिल्ली रहित। आपके सामने उदाहरण है कौन सी दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग होते हैं, कौन से एकल झिल्लियुक्त कोशिकांग होते हैं और कौन से झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। अपने बात की कि राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग, ईआर गोल्जी काय एकल झिल्लियुक्त कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग। अब बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक मुख्य अंग है। कौन सा अंग है? मुख्य अंग है। इस मुख्य अंग पर 2 संरचना पाई जाती है, यानी कि केंद्र के बाहरी ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अगर इस केंद्रक झिल्ली को मैं हटा दूं, जो अंदर की संरचना है, उस अंदर की संरचना को क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसा कहा जाता है कि केंद्रक संरचना 2 प्रकार से बनी होती है, या फिर 2 संरचनाओं से बनी होती है। एक होती है केंद्रक झिल्ली और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। ऐसा द्रव्य
जो केंद्रक में पाया जाता है केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, फिर केंद्रक द्रव्य कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या संरचना पाई जाती है उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें केंद्रक द्रव्य के अंदर मुख्य संरचना होती है, एक तो होती है केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रिका। इस केंद्रिका को वहां पर पढ़ा जाता है झिल्ली कोशिका अंगक। तो मैं यहां से इसको मिटा दूं। बात करते हैं केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका के अलावा, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है, उसमें केंद्रिका के अलावा कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? संरचना होती है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है दो प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और मुख्य संरचना होती है क्रोमेटिन तंतु या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स। तो दोस्तों ये संरचना होती है, इस प्रकार से पाई जाती है कोशिका के अंदर। कोशिका का संगठन इस प्रकार से होता है, बाहरी कोशिका भी थी, उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक की कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि जो जीव द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य होता है, उसके अंदर कोशिका अंगक पाए जाते हैं और केंद्रक पाया जाता है। कोशिकांग तीन प्रकार के होते हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, फिर केंद्रक का निर्माण केंद्रक झिल्ली व केंद्रक द्रव्य से होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन एवं क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे कि कोशिका के अंदर प्रत्येक स्तर का किस प्रकार से संगठन पाया जाता है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले सेल वॉल कि सेल वॉल संरचना होती है किस प्रकार से पाई जाती है और इसका संगठन किस प्रकार का पाया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस रूप में पाई जाती है? तो सेल का सबसे पहला भाग होता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति, इसकी विशेषता देखते हैं। सबसे पहले सबसे बाहरी आवरण है, कौन सा है रे? सबसे बाहरी आवरण है। सबसे बाहरी आवरण है तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य हो गया? सुरक्षा प्रदान करना। फिर बात करते हैं कोशिका भित्ति की खोज सबसे पहले किसने? खोज करता रॉबर्ट हुक। खोज करता रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहले छाल के अंदर पादप कोशिका को देखा तो इन्होंने ही कोशिका भित्ति के बारे में बताया और कहा कि यह स्तर होता है, यह मृत होता है। कौन सा होता है? मृत स्तर होता है। और कहा कि इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका की आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर? यहां तक बात करते हैं कोशिका भित्ति का संगठन या फिर कोशिका भित्ति की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति संरचना पादप कोशिका के अंदर इस प्रकार से पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ सेल वॉल। टाइप्स, प्रकार। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के अंदर, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के अंदर 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से? 4 परतों से मिलकर बनी होती है और संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। रॉबर्ट हुक ने कहा कि पादप कोशिका के अंदर या छाल कोशिका के अंदर ये जो कोष्ठक नुमा संरचना पाई जाती है, अगर एक कोष्ठक की बात करें, इनकी बात करें, तो इस संरचना को इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो जब इस प्रकार से इस संरचना को देखते हैं तो कोशिका भित्ति के 4 स्तर दिखाई देते हैं। जो सबसे बाहरी आवरण होता है, इस सबसे बाहरी आवरण को जो 2 कोष्ठकों को जोड़ने का कार्य करता है, इस सबसे बाहरी आवरण को मिडिल लेमेला या फिर मध्य पटलिका के नाम से जाना जाता है। मध्य पटलिका के ठीक नीचे प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है और संरचना इस प्रकार से होती है। मध्य पटलिका हो गई।
मध्य पटलिका के ठीक नीचे होती है प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति एवं तृतीयक भित्ति। ऐसा कहते हैं कि एक कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, एक कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति। उस कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण होता है मध्य पटलिका। कौन सा होता है रे? मध्य पटलिका। यह मध्य पटलिका स्तर होता है, किससे बना होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। और इस मध्य पटलिका के द्वारा दो कोष्ठक आपस में जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार की संरचना की खोज की थी। तो जब इस प्रकार की संरचना को देखते हैं तो ये मध्य के अंदर जो दो कोष्ठकों को जोड़ने वाली संरचना होती है, सबसे बाहरी स्तर होता है, उसको मध्य पटलिका के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से मध्य पटलिका के नाम से जाना जाता है। और यह मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है, जो संरचना होती है या फिर पादप कोशिकाएं होती है, उनको मांसल व गुदेदार बनाना, मांसल व गुदेदार बनाना। जैसे जैसे बात करें परिपक्व फल की बात करते हैं अपन, कि परिपक्व फल के अंदर जो गुदे की मात्रा होती है, किसकी मात्रा? गुदे की मात्रा होती है। उस गुदे की मात्रा का निर्माण मध्य पटलिका के द्वारा ही किया जाता है। तो संरचना कैसी होगी? मांसल व गुदेदार, मांसल व गुदेदार। क्योंकि परिपक्व फल के अंदर, क्योंकि परिपक्व फल के अंदर पेक्टिनेज एंजाइम के कारण, पेक्टिनेज एंजाइम के कारण यह मध्य पटलिका स्तर विगलित हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यह संरचना या फिर फल होते हैं वह मांसल व गुदेदार बनते हैं। क्लियर है? अर्थात फल होते हैं उनको मांसल व गुदेदार किसके द्वारा बना जाता है? मध्य पटलिका के द्वारा। कभी जब वह परिपक्व होते हैं तो इस कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी संरचना को पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से नष्ट कर दिया जाता है और फल मांसल व गुदेदार बने जाते हैं। इसके ठीक नीचे होती है प्राथमिक भित्ति। कौन सी होती है रे? प्राथमिक भित्ति। यह सबसे बाहरी आवरण होगा एक स्वतंत्र कोष्ठक का, यानी कि इस कोष्ठक की बात करूं मैं, एक स्वतंत्र कोशिका का, एक स्वतंत्र कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है प्राथमिक भित्ति। एक स्वतंत्र कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है प्राथमिक भित्ति, जो किसका बना होता है? सेलुलोज व पेक्टिन, सेलुलोज व पेक्टिन से निर्मित होती है। फिर बात करें एक कोशिका में, कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण मध्य पटलिका, लेकिन एक स्वतंत्र कोशिका की, यानी कि इस एक कोष्ठक की बात करें अपन, तो सबसे बाहरी आवरण होता है प्राथमिक भित्ति। क्लियर? इसके ठीक नीचे होती है द्वितीयक भित्ति। कौन सी होती है? द्वितीयक भित्ति। इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर सुबेरिन व लिग्निन पदार्थ पाए जाते हैं, सुबेरिन व लिग्निन पदार्थ पाए जाते हैं। इस संरचना के द्वारा ही, इस संरचना के द्वारा ही संरचना होती है कोशिका भित्ति, उसको दृढ़ बनाया जाता है। किसके द्वारा? द्वितीयक भित्ति के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन व सुबेरिन नामक पदार्थ जमने लग जाते हैं और संरचना दृढ़ बन जाती है। लिग्निन व सुबेरिन के जमने से द्वितीयक भित्ति पर कुछ गर्तनुमा संरचनाओं का निर्माण होता है। इन गर्तों को छिद्र के नाम से जाना जाता है और इन गर्तों के द्वारा एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के अंदर आ जा सकता है, यानी कि जो गर्त होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा जीव द्रव्य को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या फिर इस कोष्ठक से इस कोष्ठक में, इस कोष्ठक से इस कोष्ठक में रूपांतरित या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है, जिस क्रिया को प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली यह जीव द्रव्य के आदान प्रदान की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? जीव द्रव्य आदान प्रदान की क्रिया।
और जीव द्रव्य का आदान प्रदान कब होगा? जब द्वितीयक भित्ति के द्वारा इस संरचना पर गर्तों का निर्माण होता है। जो गर्त बनते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण गर्त, दूसरा होता है परिवेशित गर्त। ऐसे गर्त जिनमें कोई विशेष संरचना का निर्माण नहीं होता, जीव द्रव्य आसानी से स्वतंत्र रूप से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में रूपांतरित होता रहता है या फिर स्थानांतरित होता रहता है। ऐसे गर्तों को साधारण गर्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन परिवेशित गर्त का अर्थ होता है कि इन गर्तों पर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है, यानी कि अगर वालनुमा संरचना का निर्माण हो जाए तो उस गर्तों को परिवेशित गर्त कहा जाता है। इस वाल को कहते हैं टोरस से, क्या कहते हैं रे? टोरस। अर्थात गर्तों पर अगर टोरस का निर्माण हो जाए तो उन गर्तों को परिवेशित गर्त कहा जाता है। और जीव द्रव्य को निश्चित या फिर डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे हमारे घर के अंदर नल होता है, अपन की आवश्यकता होती है तब उसको खोलते हैं और जल को बाहर निकाला जाता है, जब उसकी आवश्यकता कम होती है तो उसको वापस से बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही पादप कोशिकाओं के अंदर होता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका के अंदर जब जीव द्रव्य को संतुलित बनाने के लिए आवश्यकता होती है तो नाप तोलकर इस टोरस की सहायता से आदान प्रदान किया जाता है। और जीव द्रव्य आदान प्रदान होने की क्रिया को प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यहां तक तर्तीक भित्ति होती है, यह एक प्रकार से अल्पकालिक होती है, या फिर बात करें तर्तीक भित्ति का कोई विशेष प्रकार का कार्य नहीं माना जाता। तो दोस्तों अपनी बात की कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के अंदर सबसे बाहरी आवरण होता है मध्य पटलिका, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। जो परिपक्व फल होते हैं मांसल गुदेदार इसी की वजह से बनते हैं। लेकिन जब एक कोष्ठक की बात करें तो उस कोष्ठक के अंदर जो सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति का, उस सबसे बाहरी आवरण को प्राथमिक भित्ति के नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है प्राथमिक एक स्वतंत्र कोशिका में कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण होता है प्राथमिक भित्ति। स्वतंत्र कोशिका यानी कि एक कोष्ठक की बात कर रहा है। लेकिन एक कोशिका की बात करें पादप के अंदर सब आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो आपस में जुड़े रहने के कारण सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? मध्य पटलिका कहलाता है। और इस मध्य पटलिका को पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और पादप के भाग होते हैं, जैसे फल है, जितने भी गुदेदार मांसल भाग होते हैं वह इसके गलने से बनते हैं। क्योंकि जब यह भाग गलेगा तो संरचना के अंदर क्या होगा? गुदे की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो फल होते हैं अपने गुदेदार क्यों बनते हैं? गुदेदार इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके अंदर मध्य पटलिका पाई जाती है। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं दूसरा भाग सेल मेम्ब्रेन। इसकी बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली है जीवित है, कोशिका झिल्ली जीवित है। इस कोशिका झिल्ली को सबसे पहले नेगेली व क्रेमर ने समझाया। किसने समझाया? नेगेली व क्रेमर ने समझाया। और इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा के नाम से जेपी प्लो ने इसका नाम किया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को जेपी प्लो नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा लेमा कहा। और कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले नेगेली व क्रेमर ने बताया और कहा कि कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है, या फिर जंतु कोशिका होती है। जंतु कोशिका के अंदर यह सबसे बाहरी आवरण होता है। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाया जाता है। इसकी संरचना को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण किया, क्योंकि कोशिका झिल्ली लिपिड से वह प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड से प्रोटीन की बनी होती है। तो इस लिपिड और प्रोटीन से बने संगठन या कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए
अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण किया गया। किसको समझने के लिए? सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए। जिसके अंदर बात करते हैं, फर्स्ट सिद्धांत की बात करें, इसे कहते हैं इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल, इकाई कला मॉडल का प्रतिपादन, इकाई कला मॉडल का प्रतिपादन रॉबिन्सन ने किया या रॉबर्टसन ने किया। रॉबर्टसन ने किया। देखते हैं क्या होता है। इकाई कला मॉडल का प्रतिपादन रॉबर्टसन ने किया। कब? जब कोशिका झिल्ली को समझाया। कोशिका झिल्ली को समझाते हुए उन्हें कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, यह कोशिका झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन वह लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। लेकिन प्रोटीन और लिपिड की निश्चित मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन और लिपिड की मात्रा निश्चित पाई जाती है, यानी कि लिपिड की कितना प्रतिशत होता है? 40%, और प्रोटीन होता है 60%। कितना होता है? 60% होता है। और संरचना होती है वह 3 परतों के रूप में पाई जाती है। कितने परतों के रूप में? 3 परतों के रूप में पाई जाती है। जो सबसे बाहरी आवरण होता है प्रोटीन का बना होता है, मध्य आवरण लिपिड का बना होता है, और आंतरिक आवरण प्रोटीन का बना होता है। जो सबसे बाहरी आवरण प्रोटीन से निर्मित होता है वह 30% प्रोटीन से, आंतरिक आवरण 30% प्रोटीन से बना होता है, और जो लिपिड लेयर होती है, परत होती है, वह 40% प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। यानी कि जो लिपिड स्तर होता है वह एक स्तर में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है? एक स्तर में पाया जाता है। जबकि प्रोटीन स्तर होते हैं 2 स्तर के रूप में पाए जाते हैं, फिर 2 परतों के रूप में पाई जाती है। ऐसा कौन बताते हैं? रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक बताते हैं। और प्रोटीन 60%, यानी कि प्रोटीन से जो स्तर बना होते हैं वह 60% बना होते हैं, और जो स्तर लिपिड का बना होता है वह 40% लिपिड से बना होता है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति का कोशिका झिल्ली का संगठन 100% प्रोटीन लिपिड का बना होता है। दूसरा बात करते हैं सिद्धांत सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल है। सैंडविच मॉडल का प्रतिपादन किया डेनियल व डेवसन, 2 वैज्ञानिक, डेनियल व डेवसन। इन्होंने कहा कि जो लिपिड संरचना है, कोशिका भित्ति संरचना है, लिपिड स्तर है, वह 2 परतों का बना होता है, वह 2 परतों का बना होता है, और कोशिका भित्ति इस रूप में पाई जाती है PLLP, यानी कि प्रोटीन के 2 स्तर होते हैं और लिपिड के 2 स्तर होते हैं। प्रोटीन के 2 स्तर और लिपिड के 2 स्तर। जो लिपिड होती स्तर होते हैं 20%, 20%, 30% और 30%। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली बनी होती है। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो सैंडविच मॉडल या फिर डेनियल डाउसन के अनुसार कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली 4 परतों के रूप में बनी होती है। कोशिका झिल्ली 4 परतों की बनी होती है। जो मध्य लिपिड परत होती है या फिर लिपिड से बनी संरचना होती है, परत होता है, आवरण होता है, वह 2 परतों के रूप में पाया जाता है। यानी कि 20% 2 स्तर पाए जाते हैं, जिसके कारण इस कोशिका झिल्ली को दबाया जाए तो यह आसानी से दब जाती है। यानी कि सैंडविच का अर्थ होता है दबाने पर उसके अंदर लचीलापन पाया जाना। लचीलापन क्या होता है? मध्य के अंदर क्या पाया जाता है? लिपिड्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको दबाया जाए तो वह आसानी से दब जाती है। यानी कि उसके अंदर लचीलापन भरा रहता है, लचीलापन पाया जाता है। किसकी वजह से? लिपिड की वजह से। जो प्रोटीन स्तर होते हैं वह एक प्रकार से अर्ध ठोस के रूप में पाए जाते हैं, पूर्णतः ठोस नहीं होते, अर्ध ठोस रूप में पाए जाते हैं। 2 सिद्धांत कंप्लीट है। इसके साथ ही तीसरा सिद्धांत आता है तरल मोज़ेक सिद्धांत। तरल मोज़ेक सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। तरल मोज़ेक सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन किया सिंगर व निकोलसन ने।
सिंगर व निकोलसन। ये क्या बताते हैं? ये वैज्ञानिक बताते हैं इन दोनों का अनुसरण करते हुए कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है कोशिका झिल्ली, लेकिन जो लिपिड संरचना होती है, लिपिड स्तर होते हैं, वह तरल प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं रे? तरल प्रकृति के होते हैं। कि जो स्तर होता है इस प्रकार से PLLP या फिर PLP रॉबर्टसन के अनुसार, PLLP डेनियल डाउसन के अनुसार, जो लिपिड स्तर होते हैं तरल प्रकृति के होते हैं, जबकि प्रोटीन का स्तर होता है वह अर्ध ठोस रूप में पाए जाने के कारण मोज़ेक प्रकृति का होता है, यानी कि दबने योग्य होता है, उसके अंदर लचीलापन पाया जाता है। यह सर्वमान्य 3 सिद्धांत है कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए। फिर बात की जाती है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य बात करें कि सबसे ज्यादा जंतु कोशिका के अंदर बात करें, जंतु कोशिका के अंदर बाहरी स्थिर है, तो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का इसका मुख्य कार्य माना जाता है। तो दोस्तों अपने बात की कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बारे में। अब बात करेंगे कल जीव द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य के अंदर कोशिका अंदर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए बहुत है। ओके, धन्यवाद।